उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो एक बड़ा कुनबा रहा है, एक बड़ा राज्य है, लेकिन आखिर कहाँ तक सरकारें कर पाती हैं? जो भी सरकार आती है वो ढिढोरा पीटती हैं, लेकिन बेरोजगार पे उनके दावे खुद साबित हो जाते हैं। एक जो अध्यापक थे, इलाहाबाद कोर्ट का फैसला आया, आगे सरकार का रुख क्या है? उसने भी साफ किया है, लेकिन जो लोग पढ़ा रहे थे, वो भी सोच रहे हैं कि आखिर उनका भविष्य कहाँ होगा। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूरी चर्चा आज हम करेंगे डॉक्टर सम्मी सिंह जी के साथ। यहाँ पर अध्यापकों के बीच में संकट की स्थिति आ गई है। क्या ये इस सत्र के बाद इनका क्या होगा? आप ज़रूर मुझे बताएँ। निश्चित तौर पे ये बहुत संकट का विषय है सरकार के लिए भी और जो अभ्यर्थी जो विगत 4 वर्षों से नौकरी कर रहे थे। ओबीसी की कैटेगरी को पूरा नहीं किया गया, एससी-एसटी की रिजर्वेशन कैटेगरी को पूरा नहीं किया गया। उनके दावों को जीत मिली है लखनऊ खंडपीठ ने। उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश की लखनऊ खंडपीठ ने इस बात को स्वीकार किया है कि जिस तरीके से 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती की गई, उसमें जो रिजर्वेशन कैटेगरी 27% ओबीसी थी और 19 से 20% एससी-एसटी था, उसको फॉलो अप नहीं किया गया है। और जो ओबीसी के ओबीसी के लड़के जो अनरिजर्व कैटेगरी में चले गए थे, वो उनको ओबीसी कैटेगरी में मान करके, और जबकि नियमता जो वो होता है कि मेरिटोरियस रिजर्वेशन कैटेगरी एमआरसी स्कीम एक होती है, उसके लड़के अगर अनरिजर्व कैटेगरी में जाते हैं तो उनको अनरिजर्व माना जाता है और बाकी ओबीसी की कैटेगरी खाली मानी जाती है। तो एक जो दावा इन लोगों का था, जो लगभग 90 पिटीशन पड़े थे, 90 पिटीशन को क्लोज करके एक लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने जो फैसला सुनाया, निश्चित तौर पे जनरल कैटेगरी के कुछ अभ्यर्थियों की नौकरी जरूर खतरे में पड़ गई है और सरकार ने भी अपना मनसा स्पष्ट कर दिया है कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं। तो ये तय हो चुका है कि अब 16-17 हजार जनरल कैटेगरी के लड़कों की नौकरी जाएगी और नौकरियां मिल नहीं रही हैं। जो 4-4 वर्षों से नौकरी की, इसमें उन अभ्यर्थियों की कोई कमी नहीं है जो नौकरी कर रहे थे। सरकार की जो प्रक्रिया थी, सरकार की प्रक्रिया ठीक थी। अगर मैं आगे भी डिटेल में आपको बताऊंगा धीरे धीरे बात के दरमियान कि क्या क्या खामियां रही, कहाँ कहाँ गड़बड़ियां रही। दोनों लोगों ने अपने अपने हिसाब से रिजर्वेशन को तय करने का प्रयास किया है। कोर्ट का अपना मानक रहा है, सरकार ने अपने मानक से प्रयास किया है, लेकिन सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही सरकार की, तो किरकिरी हुई ही उन 18-19 हजार जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों का शायद नौकरी जाना तय माना जा रहा है। जो बच्चे हैं वो अब क्या सोचते हैं फिर सरकार, या मैं कहूँ कि राजनीतिक रूप से भी ना बीजेपी ये सोच रही है कि वोट बैंक को साधना, आखिर आगे क्या होगा? देखिए, ये कहानी शुरू होती है शिक्षा मित्र की जो 1.5 लाख की वैकेंसी हुई थी शिक्षा मित्रों की, जो समायोजित किया था 1.5 लाख को अखिलेश सरकार ने, और उनको सहायक शिक्षक के तौर पे समायोजित करके उनको सहायक शिक्षक बनाया था। लेकिन कुछ लड़के कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये डिसीजन दिया कि एनसीटी राइट टू एजुकेशन के तहत, एनसीटी ने जो 2010 में गाइडलाइन जारी किया था कि आपको सहायक शिक्षक बनना है तो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी, अगर उत्तर प्रदेश या पूरे देश में कहीं भी किसी राज्य में अगर सहायक शिक्षक बनना है तो आपको एक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करेंगे। तो 1.5 लाख शिक्षा मित्र जो सहायक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं कर पाए, टेट परीक्षा, वो फिर वापस शिक्षा मित्र पर समायोजित किए गए। और वो जो 1.5 लाख वैकेंसी थी वो 2 भाग में सरकार ने निकाला था, योगी सरकार ने। एक बार 68,000 की वैकेंसी निकली थी, दूसरी बार 69,000 की वैकेंसी निकली थी। वो वैकेंसी शायद 2019 में आई थी, और वैकेंसी निकलने पर सरकार ने क्राइटेरिया तय किया था। उस वैकेंसी में सरकार ने कहा था कि हम जो टेट की परीक्षा होगी, जिसको सरकार ने असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम ATRE दिया, उसमें उसने मानक तय किया था कि दो तरफ 65% क्वालिफाइंग मार्क्स होगा जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए, और 60% क्वालिफाइंग मार्क्स होगा रिजर्वेशन कैटेगरी के लोगों के लिए। और उसमें से जो 65% जो अनरिजर्व कैटेगरी का जो उसके ऊपर क्वालिफाई करेगा, वो इस परीक्षा को उस परीक्षा परीक्षा की योग्य माना जाएगा। एक एलिजिबिलिटी टेस्ट था वो, और 60% रिजर्वेशन कैटेगरी का। उसमें लगभग जब 2019 में वैकेंसी निकली तो उसकी परीक्षा शायद 2020 में हुई, और लगभग हमको जहां तक अंदाज है कि 1,40,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए उस असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम ATRE को। और उसमें जो मानक मैंने बताया कि 65% उन अभ्यर्थियों को पास करना था जो अनरिजर्व कैटेगरी के थे, और 60% उनको लोग जो रिजर्वेशन कैटेगरी के थे। तो फिर सरकार ने उसके बाद ऑन दी होल फिर एक खुला प्रोसेस अपनाया, जिसमें हाई स्कूल एकेडमिक रिकॉर्ड कंसीडर के, इसमें हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का, ग्रेजुएशन का, बीटीसी का, इसमें बीएड भी इंक्लूड था। बाद में फिर सुप्रीम बीएड वाले भी 6 महीने बाद उसमें एलिजिबल हुए। फिर बाद में भी सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला आया जिसमें बीएड वालों को
को ये माना गया है कि वो प्राथमिक शिक्षा के लिए योग्य नहीं है, तो बीएड वाले फिर बाहर निकल लिए गए। तो इस तरीके से उसमें लगभग 1,40,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे और जब फाइनली जो मेरिट बनी, जो एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पे मेरिट बनी, उसके आधार पे सरकार ने एक सूची जारी की, एक चयन सूची जारी की लगभग 68,000 अभ्यर्थियों की, बाद में 1100 की और नियुक्तियां हुई और वो सूची जारी करने के बाद फिर उनको नियुक्ति दे दिया गया 2020 में। फिर सिंगल बेंच में एक फैसला आया जिसमें लगभग 7 से 8,000 अभ्यर्थियों को फिर एक नई सूची बना करके फिर शामिल किया गया। तो इस तरीके से एक लगभग 4 वर्षों से नौकरी करते हो गया उन अभ्यर्थियों को, जो 69,000 जो शिक्षक वैकेंसी जो 2019 में निकली थी और वो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं। अब जो लगभग मैंने कहा कि 90 पिटीशन पड़े थे इसके खिलाफ में, जो चयन सूची आई थी इसके खिलाफ में अलग-अलग तरह की मांगे थी। उसमें रिजर्वेशन कोटा को लोगों ने कहा कि ओबीसी का रिजर्वेशन कोटा 27% का, सिर्फ 4% का रिजर्वेशन कोटा मिला है। एससी एसटी के रिजर्वेशन कोटे को भी फुलफिल नहीं किया गया है। इस सरकार ने धांधली किया है और इस तरह के एलिगेशन लगा करके बहुत सारे लड़के पिटीशन दाखिल किए, कोर्ट में गए। उसमें कुछ लड़कों ने फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 4% सीटें रिजर्व की गई थी। उसको भी एलपी मिश्रा जी सीनियर एडवोकेट हैं, लखनऊ बेंच में काफी बड़े एडवोकेट हैं, उन्होंने भी उनकी भी पिटीशन थी, उन्होंने भी पिटिशनर काउंसिल के तर्क पे उन्होंने भी ये कहा कि सरकार ने फिजिकल हैंडीकैप्ड के भी को फॉलो नहीं किया। तो सब मिलाकर के 90 पिटीशन थे, 90 पिटीशनों को इकट्ठा करके डबल बेंच, लखनऊ डबल बेंच ने सुना और उसने सुनने के बाद ये पाया कि सही मायने में जो आरोप लगाए जा रहे थे कि रिजर्वेशन कोटा फुलफिल नहीं हुआ है, उसको फुलफिल सरकार ने नहीं किया है। सरकार के अपने आर्गुमेंट्स हैं, रिस्पोंडेंट के तौर पे सरकार के काउंसिल गई, स्टैंडिंग काउंसिल थी, उन्होंने भी अपने आर्ग्यू दिए और तमाम आर्ग्यू सुनने के बाद वो 50 पन्ने की डिसीजन आई है जिसको आप पढ़ेंगे तो पूरी इस केस की हिस्ट्री से शुरू किया है हाई कोर्ट ने और धीरे धीरे फिर पिटिशनर को और फिर रिस्पोंडेंट के अपने जो काउंसलिंग के काउंसलर्स जो थे उनके अपने आर्गुमेंट्स को बताते हुए फिर उसने फाइनली ये फैसला दिया कि 3 महीने के अंदर सरकार एक नई चयन सूची जारी करे, जिसमें जो लड़के जो एक मेरिटोरियस रिजर्वेशन कैटेगरी एमआरसी एक शब्द उसने लिया है, मेरिटोरियस रिजर्वेशन कैटेगरी के लड़के अगर अनरिजर्व कैटेगरी में आ गए हैं तो उनको अनरिजर्व कैटेगरी में जोड़ा जाए और बाकी उनकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी सीटें हैं वो खाली मानी जाए और इस तरीके से एक नई सूची जारी की जाए 3 महीने के अंदर। और जो लोग इसमें बाहर भी हो रहे हैं उनको भी उसने कहा कि चूंकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो तो उनको सत्र लाभ दे करके इस वर्ष तक उनको नौकरी करने दिया जाए। और सरकार भी जिस तरीके का बयान आया है यूपी गवर्नमेंट का, सरकार भी लगभग तैयार हो गई, सरकार लगभग क्या पूरी तरीके से तैयार हो गई है। सरकार ने निर्देश योगी सरकार ने दे दिया है सेक्रेटरीज को कि एक नई सूची जारी की जाए और इसमें लगभग हमको जो जहां तक है जिस तरह की चयन सूची बनेगी उसमें जो नौकरी पुराने नौकरी करने वाले लगभग जनरल कैटेगरी के 17-18 हजार, सवर्ण वर्ग के संवर्ग के 17-18 हजार लोगों की लेके नौकरियां जा सकती हैं और जिसमें उसका कोई कसूर नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में वो कहीं भी इस व्यवस्था में नहीं थे। और जब थोड़ा सा डिटेल मैं आपको अगर कहूँ तो सरकार ने जिस तरीके से जो चयन तय किया था उसका अपना एक मानक है, क्योंकि क्या होता है कि किसी भी चीज आप जनरल की बार-बार बात कर रहे हैं, जनरल के बारे में जो लोग अभी उतना जान ही नहीं पाते, मैं उसके बारे में, जो जनरल के बच्चे हैं उनके लिए क्या संकट की स्थितियां हैं? हाँ, सामान्य संवर्ग के बच्चे जो खास ओबीसी कैटेगरी का लड़का तो जो उसमें अनरिजर्व कैटेगरी में गया है वो तो रहेगा ही, फिर ओबीसी की सीटें वो खाली मानी जाएंगी। तो चूंकि हमने कहा ना कि इंटरप्रिटेशन इसका रिजर्वेशन का अलग अलग तरीके से सरकार ने अलग तरीके से किया, जो उनके आर्ग्यू में साफ दिखता है। जो डबल बेंच में जो आर्ग्यू दिया स्टैंडिंग काउंसिल के तौर पे सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल ने, उसमें उसने ये कहा कि जो हमने एक एग्जाम इसमें कराया था असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ATRE, उसमें उसने एक पैमाना रखा था कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपको 65% क्वालिफाइंग मार्क्स पाना जरूरी है और अगर आप 150 का शायद 65% था और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में चाहे ओबीसी में SC ST में तो आपको 60% रिजर्व मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी है आपको पाना है उस एग्जाम में। असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन उसने कराया था इस पूरी चयन प्रक्रिया जो एकेडमिक रिकॉर्ड बनाने से पहले। तो 60% 150 का हिसाब से 90 नंबर उसको पाना था, 90 नंबर से ऊपर जो रिजर्वेशन कैटेगरी में फॉलो अप कर रहा था और जो अनरिजर्व कैटेगरी में था उसको 65% पाना था, लगभग 98-99 जो भी नंबर होगा वो पाना था। सरकार ने उसी आधार पे सरकार ने कहा कि जब हम ATRE एग्जाम का जो आधार हमने बनाया था 65% 60%, तो जो बच्चे वहां रिजर्वेशन कैटेगरी में क्वालिफाई किए 60% वाले, उनको मैं जब ऑन दी होल मेरिट में जब बनाया
एकेडमिक रिकॉर्ड को लेकर के, तो उसी रिजर्वेशन कैटेगरी को मैंने वहां फॉलो किया। जो जो लड़के रिजर्वेशन कैटेगरी में आए थे उनको मैंने उसी तरीके से रिजर्वेशन कैटेगरी में डाल दिया। और ये बात भी सही है कि कोई भी सरकार की किसी की भी इतनी हिमाकत नहीं है, या कोई भी सरकार जब इस तरह की संवैधानिक रूप से जब आरक्षण एक महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है और सारे लोग इस पर ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, तो कोई भी सरकार इस तरह की गलतियां नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन सरकार का इंटरप्रिटेशन कुछ अलग तरीके, उसने कहा कि एटीआरई एग्जाम के तहत जो 60% लोग पाए थे उसको मैंने रिजर्वेशन कैटेगरी में रखा, और फाइनली सिलेक्शन तक मैंने उसको रिजर्वेशन कैटेगरी में रखा। इसलिए हमने 27% का उनका कोटा फुलफिल किया रिजर्वेशन कैटेगरी का। और जबकि जो पिटिशनर काउंसिल थे उनका यह कहना था कि चूंकि एटीआरई एक अलग एग्जाम था और जो उसमें 1,40,000 लोग पास हुए थे, और अंतिम जो मेरिट बनी थी और 69,000 शिक्षकों की, वो एक अलग पैटर्न था। उस पैटर्न में एकेडमिक रिकॉर्ड, बीए, बीटीसी और एकेडमिक रिकॉर्ड और बीटीसी के साथ साथ उसमें शिक्षा मित्रों के लिए 25 नंबर मैक्सिमम दिया गया था, जो एक्सपीरियंस के आधार पे उस मतलब उस सब के आधार पे वो एक अलग परीक्षा हो गई। तो इसमें एक अलग तरीके से आपको रिजर्वेशन प्रोसेस फॉलो करना चाहिए था। मतलब इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी का, तो जैसे क्या होता है कि ओबीसी में बहुत सारे लड़कों की एकेडमिक मेरिट अच्छे हैं, भले ही वो एटीआरई एग्जाम में वो 60% पे क्वालिफाई किए, लेकिन अगर ऑन दी होल बने तो उनके अच्छे हैं, तो वो जन अनरिजर्व कैटेगरी में चले आएंगे। तो इसलिए सरकार का इंटरप्रिटेशन गलत नहीं था। सरकार ने एटीआरई एग्जाम के तहत जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया तय किया था कि जो रिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई कर रहा है 60% से ऊपर, इसको रिजर्व कैटेगरी में रखेंगे। जो अनरिजर्व कैटेगरी में उसको फाइनली उसने अंतिम सिलेक्शन में भी, और पिटिशनर काउंसलरों का कहना है कि चूंकि ये दूसरा एग्जाम हो गया, एक एग्जाम तो एटीआरई था, इसमें आपने क्वालिफाई कर ही लिया, अब फिर जब नए सिरे से जब आप 1,40,000 लोगों का चयन सूची बना रहे हैं, तो उन 1,40,000 की चयन सूची को बनाने में आप एकेडमिक रिकॉर्ड देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो उसमें एक नए तरीके से रिजर्वेशन, पुराने रिजर्वेशन को मत आप अपनाइए। तो सरकार का अपना आर्गूमेंट है, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि एक एक तरफ आप रिजर्व कैटेगरी में जाकर के एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो, आप अगर 60% अगर आप रिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई कर रहे हो, तो आपको फिर अनरिजर्व कैटेगरी में कैसे भेजा जाए, सरकार का ये कहना है। और पिटिशनर काउंसलर का कहना है कि चूंकि एक नई प्रक्रिया थी, पूरी परिषदें नई थी, पूरी प्रक्रिया नई थी, तो नए सिरे से एक ओपन एग्जामिनेशन करके इसको नए सिरे से उस पर रिजर्वेशन फॉलो करना था। तो इसमें और सबसे हंसी की बात तो ये है कि केशव प्रसाद मौर्य जो सरकार के उप मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री तो कोई संवैधानिक पद होता नहीं है, सीनियर कैबिनेट मंत्री थे, और उनके सहमति से ये जो भी चयन सूची जारी की गई होगी, वो सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी थी, और कोर्ट के फैसले के आने के समानांतर ही उन्होंने कहा कि नहीं, ये सामाजिक न्याय की जीत है। उस फैसले को भी पढ़ने का उन्होंने, और अपने सरकार की गलती या अपना उनको पक्ष रखना चाहिए, तो इससे अच्छा कि वो नैतिक रूप से इस्तीफा दे दिए होते। लेकिन यहाँ चूंकि राजनीति हो रही है, और सबसे बड़ी चीज जैसे मैंने कहा कि पहले शिक्षा मित्रों की नौकरी छीनी गई, 1.5 लाख शिक्षक मित्रों को सहायक शिक्षक में समायोजित किया गया, फिर उनको वापस शिक्षा मित्र भेजा गया, फिर उसी वैकेंसी को फिर ले आया गया, तो आज लगभग 12 से 15,000 सामान्य अभ्यर्थियों की नौकरी छीनी जानी तय है। तो मेरा यही कहना है कि इसमें उन अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है, और सरकार इसको नए सिरे से जो वैकेंसियां बची है उसमें समायोजित करके जो योग्य लोग हैं, जिन्होंने इस चयन प्रक्रिया में शामिल होकर के चयन सूची में अपना स्थान हासिल किया, उनको सिर्फ इस आधार पे इंटरप्रिटेशन के अलग अलग व्याख्या, मतलब आरक्षण देने के नियमावली की अलग अलग व्याख्या के आधार पे उनके जीवन के साथ खिलवाड़ न किया जाए, क्योंकि इससे कम से कम 18-20 हजार परिवारों का नुकसान होना तय है। अगर मैं कहूँ ना कि रोजगार में अभी जो सरकार कुछ ही दिन पहले कह रही थी कि हम नई शिक्षकों की भर्ती करेंगे, उस पे भी संकट की स्थितियां हैं कि सरकार रोजगार पे भी बैक है, लोकसभा में भी खामियाजा भुगतना पड़ा। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है, या फिर स्थितियां संभल नहीं रही? नहीं, सरकार देखिए, अब चाहे जो भी बात हो, क्योंकि सरकार अलग तरीके से सोच रही है, न्यायालय अलग तरीके से सोच रहे हैं, और बच्चे हो सके सुप्रीम कोर्ट जाएं, जो बच्चे प्रभावित हों, और भाई व्याख्या दोनों की सही है। गवर्नमेंट सरकार की भी अपनी व्याख्या है कि जब आप एटीआरई एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किए रिजर्वेशन कैटेगरी में, तो आप कैसे अनरिजर्व कैटेगरी में शिफ्ट कर माइग्रेट कर जाएंगे, मतलब सामान्य संवर्ग में कैसे जाएंगे जब आरक्षण संवर्ग में आप पास किए। तो सरकार का भी अपना कहना जरूरी है कि जब आप आरक्षण संवर्ग में प्रवेश कर रहे हैं, तो अंतिम समय तक आप इसी संवर्ग में बने रहेंगे। कोर्ट का ये कहना है कि चूंकि ये प्रोसेस, वो प्रोसेस दूसरा प्रोसेस था, अब इस पूरे प्रोसेस के साथ और प्रोसेस जोड़ के एक नई पूरी प्रक्रिया चयन की हुई, तो उसमें आपको सीधे सीधे जो लड़के सामान्य संवर्ग में आ रहे थे, वो ओबीसी कैटेगरी के, एससी के, तो उनको सामान्य संवर्ग में रखना चाहिए था। उसके लिए कोर्ट ने, हमने कहा कि
मेरिटोरियस रिजर्व एमआरसी एक शब्द भी दिया, मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी जो शिफ्ट कर रहे हैं रिजर्व कैटेगरी में, उसको आप उसमें रखिए, और जो सीटें फिर रिजर्वेशन कैटेगरी की जो बच जा रही हैं उसमें उन उन अभ्यर्थियों को रखिए जो रिजर्व कैटेगरी के हैं। तो सबसे बड़ी सवाल तो मान लीजिए आगे जो भी होगा, यहाँ रोजगार मिल नहीं रहा है, जो रोजगार कर रहा है योग्य लोग हैं, एकेडमिक मेरिट जिनके अच्छे थे, सामान्य संवर्ग के अभ्यर्थियों के मेरी थोड़ी उनके प्रति वो है संवेदना है कि वो एक अच्छे विद्यार्थी थे, और जो सरकार की जो एक एग्जाम थी एटीआरई असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट की, उसके 65% से ऊपर के क्वालिफाई करके वो गए थे। एकेडमिक मेरिट यहाँ की शिक्षा की पद्धति आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से नकल प्रणाली रही, और कुछ लोगों ने नकल प्रणाली के तहत हो सके अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड प्राप्त कर लिए हों, तो उसमें कॉम्पिटिटिव विद्यार्थी फिर आज आरक्षण के भेंट तो नहीं चढ़ेगा, लेकिन एक तरह के एक राजनीति का भेंट जरूर चढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट के डबल बेंच के निर्णय का हमने तमाम आप मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इस तरह की चीजों को उठा रहे हैं। नहीं तो तमाम बड़ी बड़ी मीडिया घराने वो अपने अपने एजेंडे को लेकर के आरक्षण कि जैसे लग रहा है कि सही मायने में आरक्षण को फॉलो नहीं किया गया, ऐसा हो ही नहीं सकता था, न हुआ है न कभी हो पाएगा, क्योंकि इसी तरीके से लोकसभा चुनाव लड़ा गया कि कोई कह रहा था कि संविधान बदल देंगे, कोई कह रहा था संविधान खतरे में है, और इस तरीके से जो मूल मुद्दे थे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, वो चीजें गौड़ होती चली गई, एजुकेशन है, और वो सब चीजें गौड़ होती चली गई। उसी तरीके से ये जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसमें सब लोग अपनी अपनी डफली, अनुप्रिया पटेल ने बोला, और सबसे हंसी की बात मैंने कहा डिप्टी सीएम को पहले ये सोचना चाहिए था कि चूंकि उनके साथ सरकार के द्वारा दिया गया ये चयन सूची जारी की गई थी, तो पहले नैतिक जिम्मेदारी उनकी बनती है, तो पहले अपनी नैतिक जिम्मेदारी को ना ध्यान देकर के पहले उन्होंने कोर्ट को शाबाशी दी, और फिर पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए था, अगर नैतिक आधार पर अगर वो इतने नैतिकवान थे, या उस समय भी उन्होंने कोई अगर विरोध किया होगा और उनको लगता होगा कि नहीं आरक्षण प्रणाली फॉलो नहीं, तो इसमें अभ्यर्थी जो चयनित अभ्यर्थी थे जो अच्छी एटीआरई एग्जामिनेशन परीक्षा पास करके गए थे, जो 65% नंबर पा, और उनके साथ ये खिलवाड़ है, और उनके भविष्य के साथ जो 4 साल नौकरी कर लिए वो फिर वापस आएंगे। अब वो उच्चतम न्यायालय भले चले जाएं, लेकिन अब उनका भविष्य संकट में है, और मैं सरकार से बस यही निवेदन करूंगा कि राजनीति अपनी जगह है, आरक्षण आप पूरी तरीके से फॉलो अप करिए, आरक्षण में जो भी योग्य अभ्यर्थी हैं जो आरक्षित सूची में आते हैं उनको दीजिए, और जो कोर्ट ने मानक तय किया उसी के आधार पर अगर आपने सहमति भी जता दी है तो उसी को फॉलो करिए। लेकिन ये जो अभ्यर्थी जो छट रहे हैं सामान्य संवर्ग के, सवर्ण बिरादरी के, उनको भी आप चूंकि वो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, उन्होंने परीक्षा क्वालिफाई करके इस नौकरी को लिया है, उनसे नौकरी छीनी ना जाए, क्योंकि वो 18 से 20 हजार परिवारों का सवाल है, ये राजनीति का सवाल नहीं है, ये सत्ता बदलने और सत्ता कुर्सी पाने न पाने का सवाल है, उनके जीवन का सवाल, उनसे जुड़े परिवार के माता पिता, भाई बहन, शादी विवाह उनका, तो ये सारी चीजें उनकी अपनी एक जिम्मेदारियों, एक नए जीवन में उन्होंने प्रवेश किया होगा, रोज शिक्षक बनने के बाद 4 साल से वो सेवा भी कर रहे हैं, मेरिटोरियस लोग हैं, योग्य लोग हैं, कॉम्पिटिटिव लोग हैं, तो उनको आप किसी तरीके से समायोजित करिए, चाहे वो कोर्ट अपने तरीके से भले करे, लेकिन आप उसको समायोजित करिए, मेरी बस सरकार से यही मांग है। अगर एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूं, जितना आप बच्चों के बीच में जाते हैं, आप अध्ययन भी कर रहे हैं, रोजगार की न बात होती है तो सरकार कहती है कि फला ने भी रोजगार नहीं दिया, राजनीतिक पार्टियां अपना रोटी सेकती हैं, लेकिन क्या रोजगार पे अगर मैं एक अंतिम सवाल आपसे खुले तौर पे पूछूं, तो क्या उत्तर प्रदेश में उतनी वैकेंसियां नहीं आ रही हैं, बच्चे तैयारी कर रहे हैं? एक लोगों में ऐसी भ्रांतियां हैं कि सरकार क्या इस मुद्दे पे फेल है? हाँ, सरकार ज़ाहिर-सी बात है कि रोज़गार बहुत बड़ी आबादी इस देश की, लगभग 50% 60% की आबादी इस देश की युवा है। 21 से 28 साल की अगर आबादी देखेंगे, सिर्फ़ 21 से 28 वर्ष जो रोज़गार की जो एक मानक आयु होती है, उसमें लगभग इस देश के 50 से 60% युवा हैं। लगभग ये मान के चलेंगे 50 से 55 करोड़ युवा, स 60 करोड़ युवा 21 से 28 साल की उम्र के बीच में हैं, और उसमें से अगर 1% भी आदमी अगर गवर्नमेंट जॉब माँगने चल रहा है, तो उनकी भी संख्या 50 लाख से 1 करोड़ होगी। अगर आप देखेंगे 60-70 लाख होगी, और उसके अकॉर्डिंग वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं, जो वैकेंसियां निकल रही हैं वो इसी तरीके से या तो पेपर आउट हो जा रहा है। इस पूरे उत्तर प्रदेश सरकार में इस पूरे साल पहले सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई, वो भी पेपर आउट हुआ। एक बार यूपी पुलिस सिपाही की भर्ती, उसका भी पेपर आउट हुआ। पुलिस सिपाही की भर्ती भी होने जा रही है, सहायक समीक्षा अधिकारी का भी डेट आ गया है। तो विगत 8-10 महीने से कोई परीक्षा आप नहीं करा पाए। एक तरफ एक इतनी बड़ी नौजवानों की फौज जो है, हमने कहा कि अगर जितनी बड़ी नौजवानों की फौज है, अगर 1% भी, सिर्फ 1% मैं कह रहा हूँ, अगर वो सरकारी नौकरी करनी चाहे या इस तरह के किसी तरह के विनियामक संस्थाओं में अपना वो रोजगार करना चाहे, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। सरकार के पास इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। जो परीक्षाएं हो रही हैं, पेपर आउट हो जा रहा है, पेपर अगर आउट नहीं हो पा रहा, नियुक्ति हो पा रही है, तो फिर वो कोर्ट में चली जा रही हैं, और कोर्ट फिर नए नए सिरे से अपने व्याख्यायित करके चीजों को और तकनीकी रूप से उसको गलत सही साबित करते हुए उन वैकेंसियों को या तो फंसाए हुए रह रहा है, या तो फिर उसको उलट पलट रहा है। तो
एक तरीके से नौजवानों का भविष्य पूरी तरीके से अंधेरे में पड़ा हुआ है, वो भविष्य सकते में है, उसकी समझ सकते में, उसकी जीवन सकते में है। तो ऐसा सरकार के लिए या किसी भी व्यवस्था के लिए, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए बड़ा घातक होता है, जहाँ की युवा पीढ़ी इस तरीके से सकते में हो, अपने जीवन के सवाल पे, अपने रोजगार के सवाल पे, अपने गरिमापूर्ण जीविका के सवाल पे इस तरीके से अगर सकते में हो, डरी हुई हो, सहमी हुई हो, कोई अवसर ना हो, कोई संभावना ना हो, कोई इस तरह की प्रक्रिया ना चल रही हो जिसमें उसके रोजगार की संभावनाओं को खंगाल करके उसको पूरा किया जाए, तो निश्चित तौर पे ये घातक स्थिति इस देश के लिए बनती जा रही है और सरकारों को सोचना होगा, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, और इस पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर के, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है और उसको करना होगा, नहीं तो इस तरीके से असंतोष दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। और फिर देख रहे हैं जैसे हमारे यहाँ हमारे सीमावर्ती देशों में बहुत छात्रों नौजवानों के द्वारा जिस तरह के उलटफेर किए गए सत्ता में, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर दिया गया, जिस तरीके से कानूनों को, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में लेकर के जिस तरीके से वो आक्रोश था, वो भी इसी तरह के कुछ रोजगार को लेकर के, कुछ रिजर्वेशन को लेकर के, कुछ उनके जो मन स्थिति थी, जो उनकी आवश्यकताएं थी उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी, उसको लेकर के था। तो इस तरह की ये भारत में भी घटित होने में समय नहीं लगेगा। वो बहुत बड़ी आबादी इस तरीके से बेकार है और उसके पास कोई रास्ता नहीं है, सरकार का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। और इसी के साथ मैं यही कहूंगा कि सरकार उन चीजों एक खुली चर्चा युवाओं की बात हुई रोजगार पे। सरकार ने कितना काम किया, क्यों वैकेंसियां खाली हैं? आने वाले समय में जो लोग नौकरी भी कर रहे थे, उनके भी भविष्य अधर में अटक से गए हैं। एक खुली चर्चा आज हुई जहाँ पर अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो एक बड़ा कुनबा रहा है, एक बड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ पे स्थितियां संभल नहीं पाई। सरकार ने कहा कि नहीं हम कोर्ट की बात को मानेंगे, लेकिन आखिर कहाँ तक सरकारें कर पाती हैं? जो भी सरकार आती है वो ढिढोरा पीटती हैं, लेकिन बेरोजगार पे उनके दावे खुद साबित हो जाते हैं। एक खास चर्चा, खुली चर्चा युवाओं पे चर्चा हुई एक गहन अध्ययन के साथ डॉक्टर समीर सिंह जी के साथ। डॉक्टर समीर सिंह जी, इतना समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी कि इतना ज्वलंत विषय जो सवर्ण वर्ग के अ, अ, योग्य छात्र, जो कॉम्पिटिटिव छात्र थे, जिन्होंने कंपटीशन परीक्षा पास करके शिक्षक की नौकरी हासिल की थी, उनकी नौकरी आज खतरे में पड़ी है। उस मुद्दे को आप सही तरीके से समझने के लिए, समझाने के लिए आप आए हैं। आपने समय दिया, आपकी पूरी टीम को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ।